हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं व्यवसायिक संगठन में पार्टनरशिप की बात करेंगे। उसके बाद हम जॉइंट वेंचर की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एकल स्वामित्व के साथ साथ हमने देखा था कि संयुक्त हिंदू परिवार। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साझेदारी की। साझेदारी में दो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक तो साझेदारी अधिनियम 1932 और एक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कुछ चेंजेज हुए हैं, उसको देखना ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ पे साझेदारी, आप सभी को पता है कि साझेदारी के लिए साझेदारी अधिनियम बना हुआ है। उन्नीस सौ 32, जिसे कि आप पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन 32 भी कहते हैं। ठीक है, अब जो साझेदारी की परिभाषा है पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 के अनुसार, अब डिफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 4 यानी कि सब सेक्शन 4 के अनुसार परिभाषा आप जानते रहिए। तो क्या कहा गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो इसमें कहा गया कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया हो जिसे वे सब मिलकर चलाते हैं तथा उन सभी की ओर से कोई एक चलाता है। तो साझेदारी अधिनियम विभिन्न व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने जो मिल के व्यवसाय को लाभ कमाने के लिए तथा परस्पर आपस में बांटने के लिए किया हो तथा जिसे सब मिलकर चलाते हों, यानी कि उन सब मिल के एक साथ चलाते हों या उन सभी की ओर से कोई एक चलाता हो, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो निजी लाभ के उद्देश्य से व्यवसाय को मिलकर चलाने के लिए सहमत हुए हैं। तो पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो अपने निजी लाभ के उद्देश्य से मिलकर काम करने का एक संगठन बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं या सहमत होते हैं, उसे ही साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि इस 1932 के अंतर्गत इसमें कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए। कितने सदस्य की अगर हम बात करते हैं, कम से कम 2 साझेदार, अधिकतम 20, बैंकिंग क्षेत्र में 10। ये तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार 1932 के अनुसार कम से कम 2 साझेदार और अधिकतम 20 साझेदार और बैंकिंग क्षेत्र में 10 साझेदार हो सकते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ परिवर्तन किया गया है। अब ये कंपनी एक्ट की धारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464
464(1)(6) के अनुसार इन सदस्यों की संख्या में बदलाव करके जो है अधिकतम 100 सदस्य कर दिया गया है। तो अधिकतम 20 की जगह अधिकतम 100 सदस्य, 50 सदस्य अन्य क्षेत्रों में। तो 50 सदस्य यानी कि अधिकतम 100 सदस्य, और बैंकिंग जैसे जो कुछ क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है उसमें 50 सदस्य हो सकते हैं। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत याद रखिएगा, इसका एक्ट याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है 464(1)(6) और ये अधिकतम संख्या याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछने के बहुत ज़्यादा आसार बने हैं। तो यहाँ से सवाल बन सकता है बहुत आसानी से। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ पार्टनरशिप की विशेषताओं के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना क्या है बनेगी। तो यहाँ पे विशेषताएं जो अभी आपने देखी हैं वही सारी विशेषताएं होंगी। तो पहला होगा एक से अधिक सदस्य, यानी कि कम से कम 2 सदस्य होंगे और अधिक जो लिमिट है उतने हो सकते हैं, यानी कि 100 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या है, साझेदारी में एक से अधिक सदस्य होना अनिवार्य है। अगर एक सदस्य बचता है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। अब दूसरा है संविदात्मक संबंध, यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं उसमें संविदा के अनुसार संबंध होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप जब की जाती है, वहाँ पे साझेदारी की जाती है, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी जाती हैं, उसी के अनुसार से व्यवसाय चलाया जाएगा। तो जो संबंध यहाँ पे निर्धारित किए जाएंगे उसी के हिसाब से व्यवसाय को चलाया जाएगा। तो संविदा होती है, संविदा के अनुसार ही व्यवसाय को चलाया जाता है। और साझेदारी अधिनियम क्या होता है, वैधानिक व्यवसाय होता है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक होते हैं, यानी कि इसमें कोई लीगल इशू होगा तो वो कोर्ट में कोई भी केस कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि साझेदारी एक वैधानिक व्यवसाय है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा साझेदारी से संबंधित, कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है। लेकिन जब पार्टनरशिप करते वक्त निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसके बहुत सारे लाभ हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना हो, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जो पार्टनरशिप का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, और जो जितना लाभ हो आपस में जितने पार्टनर्स हैं उनको आपस में बांटने का हो। यदि ये क्या होगा कि यदि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय नहीं करते हैं तो वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। हाँ, इसलिए साझेदारी अधिनियम के तहत जो साझेदारी व्यवसाय होता है उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। भले व्यवसाय हानि प्राप्त हो, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अल्टीमेट प्रॉफिट गेनिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य जो है लाभ कमाना होना चाहिए। ठीक है, अब ये होगा व्यवसाय का प्रबंध।
अगला पॉइंट है व्यवसाय का प्रबंध। यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। व्यवसाय का प्रबंध किसके द्वारा किया जाएगा, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। व्यवसाय का प्रबंध व्यवसाय में निर्धारित होना चाहिए कि व्यवसाय का प्रबंध, एक तो अगर कुछ भी लिखा नहीं गया है प्रबंध से संबंध में, तो यहाँ पे संबंध ये होगा कि व्यवसाय का प्रबंध जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी के द्वारा किया जाएगा। यदि कुछ लिख दिया गया है इसके जो फॉर्म में होता है, यानी कि संविदा में होता है कि व्यवसाय का जो प्रबंध है ये व्यक्ति करेगा, तो वो व्यक्ति करेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो व्यवसाय का प्रबंध सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, यानी कि सभी पार्टनर द्वारा किया जाएगा। ठीक है। स्वामी तथा एजेंट का संबंध। स्वामी तथा एजेंट के संबंध का क्या यहाँ पे होगा। देखिए, स्वामी जो होते हैं ऑनर होते हैं, और जो ऑनर होते हैं उनमें एजेंट का संबंध होना चाहिए कि जो काम कोई एक स्वामी करता है वो अन्य सभी को सूचित किया जाना चाहिए। कोई भी काम आप ऐसा ना करिए जिसको दूसरे को पता ना हो या दूसरे के हित का कोई नुकसान हो। इसलिए जो भी काम संस्था में किया जाना चाहिए वो सभी पार्टनर्स को मालूम होना चाहिए, उनकी सहमति से ही करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जिसे कि आप कहते हैं हिंदी में असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का क्या तात्पर्य है कि प्रत्येक पार्टनर्स का क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यदि किसी व्यवसाय को नुकसान होता है, व्यवसाय बंद होता है, तो प्रत्येक जो पार्टनर है उनकी घरेलू संपत्तियों से भी क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा, यानी कि जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि पार्टनरशिप कैसे है। यदि बराबर की पार्टनरशिप है तो बराबर वसूला जाएगा, यानी कि लाभ के अनुपात में जो भी होगा उसी हिसाब से क्या होगा कि दायित्व को क्या होगा, वसूला जाएगा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से। तो इसीलिए कहते हैं असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व पिछली वीडियो में हमने समझाया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, असीमित दायित्व जब इनका हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। इसमें क्या होता है, हित हस्तांतरण पे प्रतिबंध होता है, यानी कि आप अपने अधिकार को दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हित हस्तांतरण पर प्रतिबंध, जो आपके अधिकार होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं, आप अपने जो अधिकार हैं उनको किसी दूसरे को कर दें, वो काम करने लगे, तो इसमें ऐसा नहीं है। यदि आपको मेंबर रहना है तो आप ही को जो अधिकार होंगे वो आप ही को प्राप्त होंगे, वो तीसरे व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, केवल व्यक्ति ही साझेदार है, केवल व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। इसमें ये चीज़ ध्यान देने, केवल व्यक्ति ही साझेदार होता है। अमूर्त संपत्ति जैसे कि कंपनी मालिक होती है, अपने कंपनी भी एक उसकी सील मोहर होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल इसमें व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है और कोई नहीं। इसके बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्रबंध जो फर्म का निश्चित नाम होता है, जो फर्म होगी जिसका आप एक निश्चित नाम देंगे, फर्म का एक निश्चित नाम। ठीक है, तो फर्म का एक निश्चित नाम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दें, जैसे कि दो पार्टनर्स हैं वो अपने नाम पे रख लिए, जैसे कि सुरेश एंड महेश सन्स। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये पार्टनर्स हो जाएंगे। या नाम कोई कुछ भी रख सकते हैं, नाम में कोई इनको रोक टोक नहीं है। ठीक है, प्रथा का अस्तित्व नहीं, व्यवसाय का कोई भी पृथक अपना अस्तित्व नहीं होता है। वो पार्टनरशिप का जो अस्तित्व है वही व्यवसाय का है। जिस तरह से कंपनी का पृथक अस्तित्व अपना होता है, उसकी जो मोहर होती है, सील होती है, वो अपनी अलग होती है। वे पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ हो गई। अब एक बचता है और हमारा 12वां पॉइंट, सद्विश्वास। आपस में पार्टनर्स में क्या होना चाहिए, सद्विश्वास से काम करना चाहिए।
सद्विश्वास होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसे दूसरे पार्टनर को उस पर यकीन होना चाहिए कि ये काम जो कर रहा है वो अच्छा करेगा, कंपनी पार्टनरशिप के हित में करेगा। तो ये चीज़ बना होना चाहिए, विश्वास होना ज़रूरी है। यदि विश्वास नहीं है तो फिर पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक कदम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और पार्टनरशिप की कसौटी देखेंगे, यानी कि टच स्टोन ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। पार्टनरशिप की कसौटी क्या होती है, ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। पार्टनरशिप की कसौटी की अगर हम बात करते हैं तो यही देखते हैं कि आखिर पार्टनरशिप की कसौटी यानी कि किन किन बातों पे पार्टनरशिप क्या होती है, डिपेंड होती है। ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही जो होता है वो किस बेस पे पार्टनरशिप होगी ये सबसे ज़रूरी होती है। यदि यही नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप का कोई तात्पर्य नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं पार्टनरशिप की कसौटी क्या हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है अनुबंध का होना। अनुबंध का होना। अब अनुबंध का होने का क्या तात्पर्य है, यानी कि जो पार्टनरशिप है उनके में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो सारी चीज़ें बराबर के हिस्सेदार की होंगी। एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि सभी पार्टनरशिप में किसकी क्या लायबिलिटी है, कौन क्या काम करेगा, किसके कितने अधिकार हैं। तो इसमें क्या होगा कि हर चीज़ के अगर लिखित रूप में होगी तो कल कोई विवाद नहीं होगा। विवाद होगा तो उसका समाधान भी आसानी से किया जा सकता है। यदि अनुबंध नहीं है तो फिर बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। इसलिए क्या होता है कि अनुबंध का होना क्या है, आवश्यक है। अनुबंध का होना आवश्यक है। यदि अनुबंध नहीं होगा तो फिर पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना होना चाहिए। तो यहाँ पे कसौटी ये है कि दूसरा कि व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, मिल के कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य भी कुछ होना चाहिए। तो व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना तथा बांटना होना चाहिए। यदि लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं तो वो तो एक एनजीओ हो जाएगा, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसलिए साझेदारी की कसौटी में अगर यदि आप साझेदारी करते हैं तो वहाँ पे उद्देश्य लाभ कमाना और उनको बांटना आपस में होगा। ये भी नहीं कि लाभ कमा लें और एक लोग कोई रख लें तो फिर वो साझेदारी नहीं रह जाएगी। अब साझेदारी में सह स्वामित्व होता है, को ऑनरशिप होती है, यानी कि जितने पार्टनरशिप होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मालिक होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखना है, सह स्वामित्व की भावना होती है। को ओनरशिप होना ज़रूरी है। यदि को ओनरशिप नहीं है तो फिर व्यवसाय का कोई लॉजिक नहीं रह जाता है, यानी कि पार्टनरशिप का कोई महत्व नहीं है। यानी कि जितने साझेदार हैं वो सभी व्यवसाय के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जितने साझेदार होंगे उतने मालिक होंगे। तो इसे ही कहते हैं को ओनरशिप होते हैं। ठीक है। अब संयुक्त हिंदू परिवार एक पार्टनरशिप नहीं होती है। वो क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार के एक्ट के माध्यम से चलता है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। व्यवसाय का वैधानिक होना।
देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो क्या होना चाहिए कि वैधानिक होना चाहिए, यानी कि कोई आप लीगल काम करने के लिए क्या हो व्यवसाय को खोलना चाहिए। यदि आप इलीगल काम करने के लिए पार्टनर बनाते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो अवैध पार्टनरशिप कहलाएगी। तो इसीलिए जो व्यवसाय होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो है प्रबंध करने, व्यवसाय का प्रबंध करने, समस्त पुस्तकों को देखने व संचालन में भाग लेने का, यानी कि जो नीति नियामक हैं उन सारी चीज़ों को करने में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, यानी कि उन सब में भाग लेने का उनको अधिकार होता है। यदि अधिकार नहीं दिए गए, किसी भी पार्टनर्स के अधिकार को छीना गया तो ये फिर पार्टनरशिप नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब अगला देखते हैं। देखिए क्या होगा इसका मतलब, एक साझेदार अन्य साझेदार से क्या होगा, संबद्ध होगा। यदि कोई ए व्यक्ति किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए बी सी, यहाँ पे मान लेते हैं ए बी सी डी पार्टनर है। यदि ये व्यक्ति किसी से क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, पैसा लेता है व्यवसाय के नाम पे, ठीक है, या कुछ ऐसा काम करता है, तो ये चारों, ये जो काम ये करेगा ए, वो चारों के द्वारा किया माना जाएगा। यानी कि यदि ए काम करता है तो ये तीनों उसके काम से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। ए जो करेगा वो बी सी डी भी उससे प्रभावित होंगे, और जो बी करेगा उससे ये तीनों, इसी प्रकार से सारे जो हों एक दूसरे के काम से क्या होंगे, प्रभावित होंगे, संबद्ध होंगे। ये चीज़ आपको जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। अब फर्म की पुस्तकों तथा खातों को देखने का अधिकार। जो पार्टनर्स होते हैं, क्या होता है कि उनकी जो पार्टनर्स होते हैं वो फर्म की पुस्तकों को देख सकते हैं, आसानी से उसमें पहुंच सकते हैं, और उनकी जांच करने का इन सभी को अधिकार होता है। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे, जो भी बुक्स होंगी, जो भी रिटर्न में होगा, वो सारी चीज़ों को सभी को देखने का अधिकार होगा, वो उनको जाँच भी कर सकते हैं। तो ये जो है पार्टनरशिप के कुछ टच स्टोन हो गए, यानी कि साझेदारी की कसौटी। इन्हीं कसौटियों पे क्या है, साझेदारी चलती है। यदि ये कसौटी इनमें से कोई एक जो फेल हो जाए, वो क्या होती है फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। साझेदारों की संख्या भी इसमें लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं साझेदारी के प्रकार, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साझेदारी के प्रकार की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। पहले हम बात करते हैं ऐच्छिक साझेदारी। कंपनी जो साझेदारी अधिनियम है उसकी धारा जो है 7 के अनुसार क्या है, ऐच्छिक साझेदारी होती है। धारा 7 के अनुसार
जो साझेदारी है वो इच्छा से होनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए। अब दो लोग, हम मिले और आप मिले, हम दोनों ने कहा कि चलिए अब हम क्या करते हैं, एक व्यवसाय करते हैं, ठीक है, तो पार्टनरशिप करते हैं। तो ये क्या हो गई, हम दोनों की इच्छा है, दोनों की इच्छा है, एक ही काम करने की इच्छा है, एक ही प्रकार हम दोनों को उद्देश्य लाभ कमाना है, तो क्या होगा कि वही तो पार्टनरशिप हो जाएगा। तो ऐच्छिक साझेदारी होनी चाहिए। हम आप पे कहें, ज़बरदस्ती आपके ऊपर गन तान के कहें कि भैया चलो हमारे साथ व्यवसाय करो, पैसा लगाओ, यदि आप ये होगा तो फिर ये ऐच्छिक साझेदारी नहीं कहलाएगी, ये जोर ज़बरदस्ती की साझेदारी कहलाएगी और ये साझेदारी नहीं मानी जाएगी, ठीक है, तो ये साझेदारी होगी ही नहीं। तो ऐच्छिक साझेदारी यही है कि आपके हमारी इच्छा के ऊपर, दो लोग हैं, दोनों लोग की इच्छा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आप दूसरा करते हैं विशिष्ट साझेदारी। अब विशिष्ट साझेदारी क्या होती है कि हम दोनों ने कोई काम करने को सोचा, वो काम हम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि विशिष्ट साझेदारी में, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कार्य है, ठीक है। अब इस कार्य को करने के लिए हम हैं और एक लोग और मिल गए, ठीक है। अब हम दोनों की इच्छा है कि ये मिलके कार्य किया जाए, ठीक है, और इसमें से जो लाभ होगा उसको आपस में बांट लेंगे। तो यही तो हो गई विशिष्ट साझेदारी, यानी कि विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या हमने दो लोग मिलके इसको कार्य करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, विशिष्ट साझेदारी हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। पहला हो गया हमारा ऐच्छिक साझेदारी और दूसरा हो गया हमारा विशिष्ट साझेदारी। तीसरे साझेदारी की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी जब हम किसी नॉर्मल पार्टनरशिप करते हैं, जो कंपनी पार्टनरशिप एक्ट में दिया है, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो सामान्य हमारी साझेदारी हो जाएगी, यानी कि हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कार्य शुरू कर रहे हैं और चार लोग मिलके हम वो कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, वो कार्य चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा, इसी उद्देश्य से हम करते हैं और उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वो क्या होता है, सामान्य साझेदारी होती है, ठीक है। अब सीमित साझेदारी क्या हो गई, यदि हम किसी सीमित उद्देश्य के लिए काम करते हैं, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा पूरा होने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सीमित साझेदारी हो जाएगी। अब विशिष्ट साझेदारी का क्या मतलब है, विशिष्ट साझेदारी का ये मतलब, यही जो सेम मतलब है सीमित साझेदारी का मतलब, ये काम खत्म होने के बाद हमारी साझेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन विशिष्ट जो साझेदारी होती है वो हम किसी विशेष उद्देश्य से काम करते हैं, ठीक है, वो उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता, उसमें कमी वृद्धि होती है। या मान लीजिए कि हम ए काम करते हैं, ए काम खत्म होने के बाद हम बी काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन सीमित साझेदारी में क्या होता है कि यही काम होता है कि जैसे ये हमारा काम खत्म होगा, हमारी साझेदारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये आपका अंतर है सीमित साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी में। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट क्या है, निश्चित तथा अनिश्चित साझेदारी। निश्चित तथा अनिश्चित साझेदारी का क्या तात्पर्य होगा, जब हम साझेदारी शुरू करते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि हमारी साझेदारी एक निश्चित समय तक चलेगी, निश्चित उद्देश्यों से चलेगी, तो वो क्या होता है, निश्चित साझेदारी होती है। और अनिश्चित साझेदारी की अगर हम बात करते हैं तो अनिश्चित साझेदारी में हम ये देखते हैं कि अनिश्चित काल तक चलेगी, यानी कि उसके कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, व्यवसाय अनवरत चलता रहेगा, वो अनिश्चित साझेदारी होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं निश्चित साझेदारी और अनिश्चित साझेदारी में। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे शुरू किया गया कि जनवरी
2020 से व्यापार शुरू किया गया और ये आगे 5 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। तो ये निश्चित तिथि इसमें डेट डिक्लेयर कर दी गई कि इस दिन से व्यवसाय इस दिन तक चलेगा, तो वो निश्चित हो जाएगी। और अनिश्चित तो हमने आपको बता ही दिया कि वो अनवरत चलती रहेगी, उसके बारे में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है कि कब बंद होगा। ये निश्चित तथा अनिश्चित साझेदारी हो गई। एक और हमारा बचता है वैध तथा अवैध साझेदारी। वैध तथा अवैध साझेदारी, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लीगल व्यवसाय है वो क्या है, वैध साझेदारी है। जो आप लीगल व्यवसाय करेंगे तो वो वैध साझेदारी है, तथा लीगल पर्सन के साथ करेंगे वो वैध है। अवैध साझेदारी में कई तात्पर्य हैं। यदि आप इलीगल व्यापार करते हैं, अवैध साझेदारी है। इसके अलावा कई और महत्व हैं चीज़ें इसमें अवैध साझेदारी में हो गए। अवैध साझेदारी कब होती है? पहला तो अवैध व्यापार, जब आप जिस चीज़ की मान्यता नहीं है उसकी व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि शत्रु देश के साथ आप जब समझौता करते हैं, शत्रु देश के साथ समझौता जब आप कर लेते हैं तो भी क्या होगा, इलीगल होगा। सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जब आप काम करते हैं तो भी इलीगल होगा। सरकार की आज्ञा के विरुद्ध तो भी क्या होगी, अवैध साझेदारी कहलाएगी। तो इसके अब न्यायालय के समीप आदेशों के बाद भी आपने कुछ वैसा काम कर दिया है तो वो भी होगी। अब सदस्यों की संख्या यदि ज़्यादा हो रही है तो भी आपकी साझेदारी इस पे क्या होगी, डिपेंड नहीं करेगी, सदस्यों की संख्या। तो ये सारे पॉइंट हैं जिससे साझेदारी क्या हो सकती है, अवैध होगी। और इनमें से अगर किसी भी बिंदु पे आप काम करते हैं तो वो क्या होगा कि अवैध साझेदारी होगी। तो ये पार्टनरशिप्स के प्रकार हो गए, यही है पार्टनरशिप के प्रकार। अब हम पार्टनरशिप प्रकार में हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कुछ चीज़ें और डिटेल्स में देखते हैं पार्टनरशिप में, क्योंकि पार्टनरशिप हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे व्यवसाय से संबंधित। तो अब हम बात करेंगे सीमित साझेदारी के बारे में, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ में परीक्षा में से बनने की प्रश्न की संभावना जताई जा रही है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सीमित साझेदारी को, लिमिटेड साझेदारी को आप देखें। सीमित साझेदारी को हमने बताया था, इसमें 1-2 पॉइंट और जुड़ जाते हैं जो हमने बताया था। सीमित साझेदारी में क्या होती है चीज़ें, सीमित साझेदारी में एक जो होता है, किसी भी साझेदार का जो है जो राइट्स है उसको सीमित कर दिया जाता है, वो भी सीमित साझेदारी होती है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा और निश्चित रूप से बन सकता है सीमित साझेदारी, जिसे कि आप लिमिटेड पार्टनरशिप कहते हैं अंग्रेजी में, लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगा, ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। लिमिटेड पार्टनरशिप में यदि किसी साझेदारी फॉर्म में एक या कुछ साझेदारों का दायित्व उनके पूंजी के आधार पर सीमित होता है तो उसे सीमित साझेदारी कहते हैं। यानी कि किसी भी साझेदार का यदि जो राइट्स है उसको आप पूंजी की लिमिट तक सीमा कर देते हैं तो वो सीमित साझेदारी होती है। ऐसे साझेदारों के दायित्व के साथ अधिकार भी सीमित होते हैं। यानी कि जब आपके दायित्व सीमित होंगे, आपके अधिकार सीमित होंगे तो आपके दायित्व भी सीमित होंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आपके अधिकार अनलिमिटेड हैं और आपकी लायबिलिटी सीमित है, या आपके जो लायबिलिटी अनलिमिटेड है और आपके जो हैं राइट्स क्या हैं, लिमिटेड हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फर्म की ओर से कोई कार्य कर सकते हैं, ये फर्म की ओर से ना कोई कार्य कर सकते हैं, ना ही किसी कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। इनकी दिवालिया, पागलपन आदि पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको पार्टनरशिप एक्ट 1907 में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका कहाँ उल्लेख किया गया है, 1907 में। पार्टनरशिप एक्ट 1907 में इसका उल्लेख किया गया है। पार्टनरशिप 1932 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और ये प्रचलित भी नहीं है। इसमें जो अधिकार होते हैं वो सारे सीमित होते हैं और जो वो दायित्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इनके पागल, दिवालिया या मृत्यु पर कोई असर व्यवसाय पे नहीं पड़ता है। पागल, दिवालिया या मृत्यु पर व्यवसाय पर असर नहीं पड़ता, व्यवसाय पर असर नहीं पड़ता। अब एक चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है कि ये तीसरे पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि 2 पार्टनर जो मुख्य पार्टनर होने ज़रूरी हैं, ये तीसरा पार्टनर ही हो सकता है, ऐसा नहीं तो 2 पार्टनर अगर मुख्य नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एक पार्टनर नॉर्मल है और एक इस तरह का है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, 2 प्रकार के पार्टनर होते हैं। एक तो क्या होता है कि अब इनकी विशेषताएं हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विशेषताएं, 2 प्रकार के पार्टनर, 2 प्रकार के पार्टनर, 2 प्रकार के पार्टनर का मतलब एक जिनके असीमित दायित्व हैं और एक सीमित दायित्व हैं, उस प्रकार के पार्टनर होंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये पहला था। दूसरा हो जाएगा कि रजिस्ट्रेशन इसका अनिवार्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, यानी कि पंजीयन अनिवार्य, ठीक है। मृत्यु, पागल, दिवालिया पे असर नहीं पड़ता, ये चीज़ आप ही देख ले हैं। पूर्णतः पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, ये जो पूंजी लाएंगे वो प्रदत्त होनी चाहिए, पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में पेमेंट कर देंगे, जितनी पूंजी उल्लेख है उसको आपको तुरंत देना पड़ेगा, बाद वाले में इसमें नहीं है। सीमित अधिकार होते हैं, सीमित दायित्व होते हैं, ये चीज़ आपने देख ही लिया है इनको, तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। फर्म का प्रतिनिधि ये नहीं करते हैं, फर्म का प्रतिनिधि मुख्य साझेदार करते हैं, प्रतिनिधि मुख्य साझेदार होते हैं। अब एक चीज़ आप इसको समझ लीजिए, जैसे प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर जितनी पूंजी लगाते हैं उतने के वो मालिक होते हैं और उतना ही उनके पास अधिकार होता है, उतना ही उनके पास क्या होती है, लायबिलिटी होती है, यानी कि उसी पूंजी तक वो दायित्व निभा सकते हैं और उसी पूंजी तक उनके अधिकार होते हैं जितना उनकी पूंजी लगी है। तो इसमें क्या होता है कि यही चीज़ तो हो गई, ये भी तो वही हो गया। सीमित पार्टनरशिप को आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अभी इसके अलावा हम बात कर लें इसके लाभ की, तो इसमें क्या होता है कि सीमित दायित्व व सीमित जोखिम होता है, अनलिमिटेड दायित्व तो नहीं होता है, सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं। कम योग्य व असाहसी व्यक्ति जो होता है उसके लिए ये सही होता है। उसके अलावा क्या होता है, पूंजी तथा कौशल का सम्मिश्रण, किसी के पास पूंजी है, किसी के पास टैलेंट है, उन दोनों का सम्मिश्रण होता है, तो वो क्या होता है, ऊपर उठ जाता है व्यापार। कुशल संचालन, जो रेगुलर पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर कुशल संचालन के गुण होते हैं, तो वो कुशल संचालन कर सकते हैं। अपेक्षाकृत स्थायी होता है, क्योंकि इसके मरने, पागल या दिवालिया होने से व्यवसाय पे असर नहीं पड़ता, इसलिए क्या होता है कि ये स्थायी ही एक तरह से होती है, ठीक है। इसमें नए पार्टनर्स का प्रवेश करना आसान होता। तो ये कुछ इसके विशेषताएं हो गई पार्टनरशिप की। अब हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर की, हम बात करने वाले हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। जॉइंट वेंचर की अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट वेंचर के बारे में ये आप जान लीजिए कि पार्टनरशिप होता है, जैसे कि आपने विशिष्ट पार्टनरशिप देखा था उसी प्रकार से ये भी है। विशिष्ट पार्टनरशिप में आपने देखा था कि 2 व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं और काम समाप्त होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जॉइंट वेंचर भी है। संयुक्त जो स्कंध है, जिसे कि जॉइंट स्टॉक भी कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि ये क्या होता है कि 2 लोग मिलते हैं। जैसे कि आपको क्या हुआ कि कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 लोग आप मिले, 2 लोग पैसा लगाएं, बिल्डिंग बनाएं, बिल्डिंग को बेचें, उसके बाद क्या हो गया कि उसमें जो लाभ हुआ उसको बांट लिए और क्या हो गया, वो जॉइंट वेंचर खत्म हो चुका। यानी कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कोई 2 व्यक्ति मिलकर काम कर सकते हैं वही जॉइंट वेंचर हो गया। यहाँ पे भी उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। तो इसमें कोई आप है कि कार्य समाप्त होने के बाद फिर
भले ही वो 2 लोग रहें, लेकिन एक नया वेंचर स्थापित होगा, यानी कि एक तरह से नई पार्टनरशिप स्थापित होगी। तो यही चीज़ हो गया आपका जॉइंट वेंचर। इसमें से प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन हमने आपको समझा दिया। आपको पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस आपको आना ज़रूरी है, नहीं आया तो फिर दिक्कत हो सकती है परीक्षा में। हालांकि इन दोनों में हम डिफरेंस आपको अलग से कराएंगे, तो उसकी चिंता आप मत करिए। तो ये हमारी पार्टनरशिप हो गई। अगली वीडियो में हम आपको करेंगे कंपनीज में जॉइंट स्टॉक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।